हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब दे रहे हैं और शिक्षा के स्तर को कैसे ऊंचा किया जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं भोपाल से शैलेंद्र सिंह कौरव और विद्यार्थी चमन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी और चमन जी बंसल न्यूज़ पे और लक्ष्य में। जी, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी शैलेंद्र जी कि आप अपना और अपनी कोचिंग क्लासेस का थोड़ा परिचय दें और दर्शकों को बताएं कि कब से आप ये कोचिंग चला रहे हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आप इसमें पढ़ाते हैं। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह कौरव है। मैं कौरव सर कोचिंग क्लास 11 नंबर मार्केट में है, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। हमारे यहाँ मैथ, साइंस, बायोलॉजी, कॉमर्स सभी सब्जेक्ट की क्लासें चलती हैं, जिसके लिए सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट फैकल्टीज़ हैं और जो बच्चों को पढ़ा भी रही हैं और अच्छे से उनका मार्गदर्शन भी कर रही हैं। मैं 2017 से लगातार निरंतर तरीके से कोचिंग क्लास पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरी शाखा है वो इसका ये प्रथम वर्ष कंप्लीट हुआ है। उसके पहले दूसरी जगह हमारी ब्रांच थी, वहाँ क्लासें चल रही थी और इस साल लगभग क्लास में 350 के समथिंग 350-400 के समथिंग विद्यार्थी रहे हैं और उन्होंने अपने एग्ज़ाम दिए। 12th का बैच कंप्लीट हो चुका है, 11th का हो गया है और नए बैचेस सब स्टार्ट हो रहे हैं। जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस क्षेत्र में आपका ऐसा क्या इंटरेस्ट था कि आप शुरू से ही टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते थे और कोचिंग ओपन करने की इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली? मैम, इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह मेरा इंटरेस्ट, मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहा है और मैं स्पेशली मैथ्स की ही क्लास लेता हूँ और मैथ्स में मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बहुत अच्छे लगते थे। दूसरी चीज़, मैं 2011 में जब भोपाल आया तो मैं जब यहाँ पे किराए से रहा करता था तो मैंने उस समय कुछ परिस्थितियाँ यहाँ देखी बच्चों के साथ कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो बच्चों को स्कूल या कोचिंग ना भेजकर काम पर भेज रहे हैं, उनको सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। उसके तहत मैंने जब अपनी क्लास चालू की तो हर साल कुछ गरीब बच्चों को जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं या उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, उनको फ्री पढ़ाने का हमने काम चालू किया है और इस साल भी मैंने एक पूरा बैच 9th क्लास पूरे साल के लिए फ्री रखी हुई है। तो उस बेस पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवसाय नहीं है, शिक्षा एक सेवा है और उसे सेवा भाव से करना चाहिए। बिल्कुल शैलेंद्र जी, एकदम सही बात कही आपने। टीचिंग को तो नोबेल प्रोफेशन कहा ही जाता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं देखना होता। अगला सवाल मैं चमन आपसे करना चाहूँगी कि आपको ये कोचिंग क्लास कैसी लगती है, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं और क्या कुछ आपके इंटरेस्ट है? मेरे को कौरव सर कोचिंग क्लासेस बहुत अच्छी लगती है। मतलब सर एकदम ऐसे अपने जैसे रखते हैं, परिवार जैसे रखते हैं। वो सब जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अपने छोटे भाई बहन जैसे मानते हैं और मैं 11th PCM का छात्र हूँ और मेरा इंटरेस्ट अभी कंप्यूटर पे है। आगे चल के मेरे को कंप्यूटर साइंस लेने का मतलब इच्छा है मेरी। बहुत बढ़िया, तो कंप्यूटर साइंस में अभी बहुत अच्छी फील्ड है और काफ़ी स्कोप नज़र आता है। शैलेंद्र जी, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आपकी कोचिंग में आप छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि इतने सारी कोचिंग्स है, ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कोचिंग्स का, तो आप क्या अलग कर रहे हैं अलग स्टैंड करने के लिए? बिल्कुल आप सही बोले मैम। मेरा पहला काम होता है बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनकी जो दिनचर्या है, टाइम टेबल है, उसको बैलेंस करना। क्योंकि बच्चों को आजकल देख रहा हूँ रात में 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, सुबह 9-10 बजे सो के जग रहे हैं, कई बार स्कूल मिस करते हैं। तो उनकी दिनचर्या को परफेक्ट करना, उसके लिए हम समय समय पर पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हैं और उनको वो चीज़ें समझाते भी हैं, बच्चों को भी समझाते हैं, पेरेंट्स को भी बताते हैं। उसके बाद जब बच्चे क्लास में आते हैं तो उनके लिए हम उसके हेल्प के लिए टीचरों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, जो फैकल्टीज़ काम कर रही हैं। उनको कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल पूरा फिक्स होना चाहिए, क्योंकि रात भर पढ़ रहे हैं फिर 2 दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई को लगातार तरीके से करना है, एवरीडे एक समय फिक्स करो, उस दिन वो काम कंप्लीट करना है। क्लास में बच्चा आता है, हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लास अभी हम नहीं ले रहे हैं और उसमें स्पेशली बच्चे की वर्किंग चेक की जाती है, वीकली टेस्ट लेते हैं हम और उसका रिजल्ट पेरेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है और एवरी संडे पेरेंट्स टीचर मीटिंग क्लास में हम रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली के चलन की वजह से अक्सर पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि उनके बच्चे कोचिंग में क्या करते हैं। तो पेरेंट टीचर मीटिंग की वजह से मुझे लगता है कि बच्चों को और पेरेंट्स को पता होता है कि वो कोचिंग में क्या कर रहे हैं। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगी कि क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं, क्योंकि जनरेशन जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे चैलेंजेस टीचर्स के लिए भी बढ़ते जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम। इस तरीके के कई चैलेंजेस आते हैं। पहले समय होता था गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, क्योंकि हमारे यहाँ वैदिक सभ्यता से गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है,
पहले जो गुरु बोलता था बच्चों के लिए वो एक बहुत बड़ा आदेश हो जाता था, पर आजकल के बच्चे सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि वो शिक्षा को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। एजुकेशन की फील्ड में ध्यान ना देते हुए वो सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि आज आप बच्चों को डांटते के नहीं, प्यार से पढ़ाइए। और मैं वही चैलेंजेस ये होते हैं कि बच्चों में नैतिक गुणों का पतन होता जा रहा है। उन नैतिक गुणों पर, उनके अंदर वो मैनर्स, वो संस्कार डेवलप करने का काम भी हमारी कोचिंग क्लास अच्छे से कर रही है। और ये सारी चीज़ें हम बच्चों के साथ समय समय पे करते रहते हैं। जी सही कहा आपने। एकेडमिक्स के साथ साथ नैतिक मूल्यों पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। चमन, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि आप जब पढ़ते हैं तो आपको क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं, साथ ही आपकी कोचिंग इसे डील करने में आपको कैसे मदद करती है? मैम कोचिंग हमारी बहुत मतलब अच्छी है। चैलेंजेस भी बहुत आते हैं, जैसे समय समय में डिस्ट्रैक्ट होना, समय समय में मन नहीं करता है पढ़ाई करने का, और कभी काम आ जाता है जिसके कारण हम पढ़ नहीं पाते। तो हमारे जो सर है वो हमें कहते हैं कि जब तुम्हें टाइम मिले आप आओ कोचिंग, वहाँ पे पढ़ो, आपके लिए 24 घंटे कोचिंग खुली है। सर ये भी कहते हैं कि अगर आपको रात के 12 बजे भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको डाउट आए तो आप मेरे को बिंदास फ़ोन लगा सकते हैं। तो सर हमारी बहुत मदद करते हैं इस सब चीज़ों में, जिससे हमें भी बहुत मदद मिलती है और डाउट क्लियर होते हैं हमारे। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब 24 आवर्स आपके टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। शैलेन जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो इसको आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे सिखाते हैं या कैसे इनके आचरण में आप टाइम मैनेजमेंट को लेकर आते हैं? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम, क्योंकि समय की बाउंडेशन बच्चों के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है, स्कूल ओपन होते हैं तो बच्चा स्कूल से जाता है, स्कूल आता है, स्कूल से फिर कोचिंग आ जाता है, तो पूरा समय उसका सुबह से शाम तक का पूरा समय निकल जाता है। फिर उसके ऊपर वजन बहुत होता है, स्कूल के नोट्स कंप्लीट करने हैं, स्कूल के प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करनी है, कोचिंग का वर्क भी कंप्लीट करना है, तो बहुत वजन होता है बच्चों के ऊपर। तो उसके लिए बच्चों को हम सीधा समझाते हैं कि जितना फ्री समय आपको मिल रहा है इवनिंग में, मैं बच्चों को सीधा बोलता हूँ कि रात में ज़्यादा नाइट तक नहीं पढ़ना है। सुबह आप अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, और सुबह अर्ली मॉर्निंग आप जगकर अगर सुबह 4 घंटे 3 घंटे भी आप पढ़ाई करते हैं तो वो दिन भर में 4-5 घंटे से ज़्यादा वो वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो हम उनको मॉर्निंग में बैठकर पढ़ने की सलाह ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उस समय वातावरण बहुत शांत होता है, बच्चों को लर्निंग करने में या याद करने में बहुत सहूलियत उससे मिल जाती है। चमन, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि स्टूडेंट लाइफ में टाइम को मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजरे हैं। तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट को लेकर क्या चैलेंजेस आते हैं और सर आपकी कैसे मदद करते हैं? मैम हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट तो वैसे बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार स्कूल जाओ, फिर कोचिंग आओ, फिर घर पे जाओ, तो ऐसा रहता है कि घर वालों भी काम बता ही देते हैं, जिससे हमें वो भी काम करना पड़ता है। तो सर कहते हैं कि ज़्यादा टाइम कोचिंग पे रहो, कोचिंग में पढ़ो, और बहुत से टाइम सर हमें सुबह सुबह फ़ोन भी लगाते हैं, पेपरों के टाइम भी, कि उठो पढ़ लो, क्योंकि सुबह ऐसा रहता है कि कोई मतलब ऐसे घर वाले भी नहीं जगे रहते, तो उस टाइम पे अच्छी पढ़ाई होती है और शांत माहौल होता है। तो सुबह और शाम को कोचिंग में अच्छे से पढ़ाई करवा देते हैं सर, और स्कूल का भी समझा हुआ होता है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों पर अक्सर देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, तो इस चीज़ से शैलेन जी बताइए कि कैसे आप अपने बच्चों को डील करवाते हैं, कैसे तैयारी करवाते हैं, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, क्या आप यूनिक तरह से आप बच्चों की तैयारी करवाते हैं? क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही एग्ज़ाम आते हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, और कई बार बच्चे आते हुए भी एग्ज़ाम में वो चीज़ परफेक्ट तरीके से नहीं लिख पाते हैं जो उन्हें बहुत अच्छे से आती है। तो हम एग्ज़ाम समय पे उनसे सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स बनवाते हैं कि कोई भी चीज़ मैथ से, मैथामेटिक्स है, चलो मैं मैथामेटिक्स का बता दूँगा, आप फॉर्मूले लिख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक्स लिख लीजिए। और फॉर्मूले याद करने की प्रोसेस नहीं होती, उनको कितने शॉर्ट तरीके से आप उसको ट्रिक से आप उसको तरीके से याद रख सकते हैं, वो सारे तरीके हम बच्चों को बताते हैं और शॉर्ट नोट्स बनवाते जाते हैं। चलिए फॉर्मूले लिख लीजिए, और उसके साथ चलते हैं तो जो क्वेश्चंस होते हैं, जो लार्ज क्वेश्चन होते हैं जिनमें ज़्यादा समय बच्चों को लगता है, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, और जो क्वेश्चन उनसे अच्छे से बन रहे हैं उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो एग्ज़ाम का प्रेशर क्योंकि कॉन्फिडेंस को लो करता है, और हम नहीं चाहते कि बच्चे, देखिए बच्चों को आता है, साल भर उन्होंने मेहनत की है, हालांकि कुछ बच्चे होते हैं जो उनसे थोड़ा वीक होते हैं, तो उन बच्चों को उन क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस कराया जाता है जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न लगभग एक जैसा ही होता है। जी शैलेन जी, एकदम सही बात कही आपने।
तो क्लास में अगर 3 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें कई सारे बच्चे होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, कई सारे बच्चे जो एवरेज होते हैं और कई सारे बच्चे हम कहेंगे कि एकेडमिकली थोड़े वीक होते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी में आप बच्चों से कैसे डील करते हैं? क्योंकि किसी का फिजिक्स अच्छा होगा तो मैथ्स खराब होगा, किसी का केमिस्ट्री अच्छा होगा तो फिजिक्स खराब होगा। इन सब चीज़ों से आप कैसे डील करते हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे तो देखिए हर एक कैटेगरी के क्लास में बच्चे होते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ दिसंबर में टेस्ट सीरीज चालू करते हैं हम कोचिंग में, और टेस्ट सीरीज के अनुरूप बच्चों के हम ग्रुप बना लेते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो 85 प्लस जाने वाली पोजीशन में होते हैं, एक बच्चे जो एवरेज हैं, जो 75, 85 या 70 के बीच रहने वाले हैं, एक उनसे थोड़ा सा वीक हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब जिसको पूरा 90 और 95% तक जिसकी काबिलियत है वो पहुंच रहा है, तो उसके लिए उस तरीके से प्रिपरेशन पूरा उनके लिए उस तरीके से क्वेश्चंस सिलेक्ट किए जाते हैं। एवरेज बच्चों का पैटर्न अलग होता है क्वेश्चन सिलेक्ट करने का, और उनको फिर याद कराने के लिए भी सहूलियतें होती हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं याद करके भूल जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो उनसे बार बार लिखने की प्रैक्टिस करवाओ कि चलो याद हो गया उसको लिख के दिखाओ। एवरीडे टेस्ट चलता रहता है, सुबह समझा दिया, शाम को उसका टेस्ट लेना। ये टेस्ट सीरीज हमारी पूरी जनवरी और फरवरी और दिसंबर, ये 3 महीने लगातार चलती है, और उस सीरीज में धीरे धीरे हम बच्चों का कॉन्फिडेंस मजबूत करते हैं, जिससे कि वो अच्छा रिजल्ट कर पाएँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चमन, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। मुझे बताइए कि आप क्या गोल लेकर फ़िलहाल 11th में पढ़ रहे हैं, और कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा टफ है? मैं चाहता हूँ कि आगे जिस हिसाब से अभी चल रहा है उस हिसाब से एआई का ज़माना आने वाला है। अभी एआई बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो मैं भी सॉफ्टवेयर की फील्ड में उतरना चाहता हूँ। और अभी फ़िलहाल में देखें तो मैथ्स मेरे हिसाब से अभी मेरे लिए सबसे टफ़ होता है, और बाकी केमिस्ट्री अच्छा है, मतलब केमिस्ट्री मुझे सही लगता है। बाकी फिज़िक्स और मैथ्स थोड़े टफ़ लगते हैं मेरे को। शैलेन जी, जैसे चमन ने कहा कि उनके लिए मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट है, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं तो जो लो मार्क्स स्कोर करते हैं, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं और उनके मार्क्स अपग्रेड करने में कैसे मदद करते हैं? कई बार बच्चों के नंबर कम आ जाए, सपोज देन बोर्ड परीक्षाओं में नंबर कम आ जाते हैं, 10th बोर्ड में परीक्षा कम आ गए, तो वो मैथ साइंस से घबराने लगते हैं, मैथ साइंस से नहीं प्रेफर करते हैं, वो फिर कॉमर्स या आर्ट्स में जाना चाहते हैं। तो हम उनका कॉन्फिडेंस मजबूत करते हैं कि देखिए आज आप जागोगे, आज से आप मेहनत करोगे, नो डाउट 10th में 60 बने, अगर आप मेहनत करेंगे तो 12th में 90 और 95 भी जा सकते हैं। और बच्चों ने कई किया, एग्जाम्पल है हमारे यहाँ। उनको कॉन्फिडेंस मजबूत के साथ उनको बैठा के एक एक चीज़ को बैलेंस तरीके से पढ़ाया जाता है। अब देखिए हमारे पास बच्चा आता है तो उस समय हमें पता होता है कि किसकी क्या पोजीशन है, तो टीचर को उसके साथ वैसे ही बिहेवियर करने के लिए हमारे यहाँ बोला जाता है, और उस तरीके से उस बच्चों को तैयार किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, जेडब्ल्यू और नीट की एग्ज़ाम्स काफ़ी करीब होती है, और ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमें कई सारी बुक्स में से पढ़ना पड़ता है, जैसे एनसीईआरटी हो गया या फिर जो सिलेबस के बाहर की भी कई बुक्स प्रेफर करनी होती है। तो ऐसे में बच्चे बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। इस चीज़ से आप कैसे बच्चों को उभारते हैं, कैसे उनको गाइड करते हैं? मैम क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि दिसंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन भी हो जाता है। हम दिसंबर में टेस्ट सीरीज ही चालू कर देते हैं। उस समय बच्चों को सिर्फ जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, नया पढ़ने के लिए सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो एग्ज़ाम हम दिसंबर में बच्चे को फाइनल की तरीके से तैयार करते हैं। दिसंबर में हमारी 2 टेस्ट सीरीज होती हैं, फिर जनवरी में होती हैं। तो उस टेस्ट सीरीज के पहले ही इधर इनके प्री बोर्ड होते हैं, और उसके पहले ही इनके बोर्ड आ जाते हैं। तो वो तैयारी हमारी साथ में चलती है, और हम फिर 2 टाइम क्लास चालू कर देते हैं। एक टाइम में इनकी बोर्ड क्लास की परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज चलती है, और एक टाइम में इनको जो होता है, जो कंपटीशन है, जैसे जेईई मेंस वगैरह या नीट बच्चा कोई दे रहा है, तो उसके लिए अलग से तैयारी उनकी कराई जाती है। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अभी चमन ने कहा था कि एआई का ज़माना है और अब डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो आप कैसे अपनी कोचिंग में डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर टेक्निकल एजुकेशन को आप कैसे समझते हैं? मैं अपना सवाल दोबारा दोहराना चाहूँगी कि आप कोचिंग में अपने कैसे डिजिटलाइजेशन लेकर आए हैं, और साथ ही टेक्निकल एजुकेशन को आप कैसे समझते हैं? हाँ मैम, मुझे जवाब एक्चुअली डिजिटलाइजेशन मेरी कोचिंग में अभी हम स्मार्ट बोर्ड लेके आए हैं। स्मार्ट बोर्ड में होता ये है कि जैसे कई बार बच्चे जो चीज़ विजुअल देखते हैं तो उनको विजुअल ज़्यादा परफेक्ट तरीके से याद होती है,
क्योंकि कई बार बच्चे, मैंने देखा है कि कोई मूवी देख के आया तो 3 घंटे का मूवी का एवरी सीन वो आपको बता देगा, लेकिन बुक में जो पढ़ी हुई चीज़ें वो भूल जाता है। तो डिजिटल बोर्ड पर हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनको विजुअल तरीके से दिखाते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी आसानी हो जाती है। और आने वाला समय टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, इसलिए हम बच्चों को मैथ साइंस ज़्यादा प्रेफर करने के लिए कह रहे हैं। और हमारे यहाँ के लगभग बच्चे जो 10th हमारे यहाँ से करते हैं उनमें 70% बच्चे मैथ साइंस ही प्रेफर करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को विजुअली बहुत जल्दी चीज़ें याद होती है। जब मैं भी अपने स्टूडेंट दौर में थी तब आपने बिल्कुल सही कहा कि गाने और मूवीज़ तो याद हो जाती है, लेकिन सिलेबस याद नहीं होता। अगला सवाल मैं चमन आपसे करना चाहूँगी कि एग्ज़ाम का और पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस होता है, ऐसे में आपकी कोचिंग आपको स्ट्रेस फ्री रहने में कैसे हेल्प करती है? मैम प्रेशर तो बहुत होता है, ऊपर से इतना के करना रहता है, और मैथ्स और साइंस ये तो वैसे मुश्किल सब्जेक्ट हैं, तो इस पे हम ज़्यादातर कोचिंग पे ही रहते हैं, जिससे भैया जब हमें पढ़ाते हैं तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एकदम दोस्त की तरह, जैसे छोटे भाई बहन, वो अच्छा बुरा सब। बीच बीच में मस्ती भी करते हैं, जिससे हमें स्ट्रेस भी नहीं होता और समझ पे भी आता है, और हमारा मन भी कहीं और नहीं लगता, पढ़ाई पे अच्छे से लग जाता है। बिल्कुल, यही सवाल मैं शैलिन जी आपसे करना चाहूँगी कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप क्या एक्टिविटीज़ करवाते हैं, क्या यूनिक चीज़ें आप अपनी कोचिंग में करवाते हैं? देखिए क्या होता है, सबसे पहले पेरेंट्स हो या टीचर हो, बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए कि कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम अगर वो फेस कर रहा है और वो आपको नहीं बता पा रहा है। मैंने कई पेरेंट्स को देखा, कई टीचर को देखा, तो हमने अपना एक कोचिंग में खुला वातावरण रखा है, माहौल ऐसा बना के रखा, अगर मेरे बच्चों को कहीं भी प्रॉब्लम होती है पढ़ाई लिखाई को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, तो बेझिझक आके वो हमसे समझ ले। उसके बाद होता ये है कि बच्चों का जो स्ट्रेस, बच्चे क्योंकि एग्ज़ाम के समय इतना परेशान हो जाते हैं कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो समय समय पे हम जो गाइडेंस करते हैं और अदर एक्टिविटीज़ हमारी कोचिंग में चलती रहती हैं। बच्चों को साल में हम पिकनिक भी ले जाते हैं, हम फेयरवेल पार्टी भी कोचिंग में अरेंज होती है, तो ये सारी चीज़ों से बच्चों को थोड़ा सा कल्चर प्रोग्राम में भी जोड़ के रखते हैं, है ना। अभी जैसे होली है तो कल हमने होली प्रोग्राम रखा है क्लास में, तो होली का सेलिब्रेशन भी किया जाएगा बच्चों के साथ, तो जिससे बच्चे थोड़ा सा दिमाग से स्ट्रेस को निकाल पाते हैं। बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेशन ऐसे बीच बीच में होने चाहिए जिससे बच्चों को स्ट्रेस से थोड़ा रिलीफ मिलता रहे। ये मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का क्रेज़ बहुत बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? बिल्कुल, सोशल मीडिया से बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दिन भर बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। जिस प्रकार देखिए विज्ञान अगर जीवन में आपको फ़ायदा भी पहुंचा रहा है, जीवन आसान बना रहा है, तो कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियां भी विज्ञान ही खड़ा कर रहा है। आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गई है कि बच्चे बहुत लेजी होते जा रहे हैं, बच्चे दिन भर सोशल मीडिया पे रहते हैं, जिसके कारण वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, कई बार पेरेंट्स की बातें नहीं सुनते, उन्हें जवाब देने लगते हैं, तो बच्चों का दिमागी तौर पे वो इतने चिड़चिड़े हो गए हैं। उसके लिए पेरेंट्स को चाहिए कि सोशल मीडिया के साथ साथ बच्चों को थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कराएं, उनको आउटडोर गेम्स के लिए भी भेजा जाए, शिक्षा सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर नहीं बना के रखा जाए, या और बच्चों को, छोटे बच्चों को सोशल मीडिया से अभी जितना दूर रखा जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि बंसल ग्रुप को एजुकेशन के क्षेत्र में आप कैसे देखते हैं, क्या काम, क्या योगदान आप महसूस करते हैं बंसल ग्रुप का? बिल्कुल, मैं बंसल ग्रुप से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ। हमारी क्लास के कई स्टूडेंट बंसल ग्रुप से इंजीनियरिंग करके निकले हैं और बढ़िया अपनी जगह पे बढ़िया अच्छा कर भी रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बंसल ग्रुप अच्छा कर रहा है। जैसे कि पिछले साल में जब मैं आया तो वो बताया कि एक प्रोग्राम चल रहा था जिसके तहत वो उन गरीब बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप के तहत वो इंजीनियरिंग करवा रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गरीब बच्चों के लिए बंसल काम कर रहा है। और टेक्नोलॉजी में बंसल ग्रुप भोपाल का नंबर 1 संस्थान है। हम बच्चों को बोलते हैं कि एक बार आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो बंसल ग्रुप में जाके ज़रूर देखें। बिल्कुल। अंत में मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, सवाल नहीं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं, साथ ही हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से। मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा कि बच्चे के ऊपर प्रेशर मत बनाएं, उसे उसकी रुचि के अनुसार, उसके मन के अनुसार उसको एजुकेशन में आगे बढ़ने दें। कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक उस पर थोपा ना जाए, वो जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है उस फील्ड में काम करने दें, और समय समय पर प्रेम से उसको समझाएं। ऐसा नहीं कि बच्चे को डांट ही रहे हैं या कई पेरेंट्स पिटाई कर देते हैं, तो इन सब चीज़ों से बच्चे नहीं सुधरेंगे। आपके प्रेम के विचारों से जितना वो सुधर सकते हैं, उनको बड़े प्रेम से आप उन बच्चों को समझाएं। बस मैं यही मैसेज दूंगा।
जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ मैं आपसे चाहूँगी कि आप अपने कोचिंग में किस तरह करियर गाइडेंस और काउंसलिंग करते हैं और गोल ओरिएंटेड रहने में कैसे मदद करते हैं? बिल्कुल, जैसे ही 10th के एग्ज़ाम होते हैं, हम पेरेंट्स और बच्चों की एक क्लास रखते हैं, कैरियर काउंसलिंग क्लास। उसमें हम बच्चों को बताते हैं कि इस सब्जेक्ट में ये सीढ़ियाँ हैं, मैथ साइंस लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग कर सकेंगे और उसके ये ऑप्शन होंगे, ये फ्यूचर प्लान होंगे, या आप बायोलॉजी लेते हैं तो उसके ये फ्यूचर प्लान होंगे। तो सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छे से गाइड की जाती हैं। उसके बाद बच्चे का सबसे मेन है बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा उसको पढ़ने में उसको बहुत आसानी जाएगी। और उसके बाद फिर सारे उसको प्लान बता के वो फिर जिस सब्जेक्ट में बच्चा इंटरेस्टेड होता है वो सब्जेक्ट उसको दिला दिया जाता है। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। साथ ही चमन, आपका भी धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े और बंसल न्यूज़ पर इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश लक्ष्य में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे बंसल न्यूज़ के साथ।